हाँ, तो हमने आपको बताया था कि अगर दो आवेश समान हैं, सजाती हैं, जैसे कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उनके बीच में लगने वाला बल कैसा होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। और यदि दो आवेश अलग अलग हैं, अपोजिट हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, जिसे विजातीय आवेश कहते हैं, अगर इस तरह के विजातीय आवेश हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल आकर्षण बल होता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कल हमने क्वेश्चन ये पूछा था कि कोई मान लो दो आवेश हैं, मान लो दोनों प्लस प्लस या एक प्लस एक माइनस, कैसे भी ले लो एक्स वाई जेड, ये आपके दो आवेश हैं। आवेश को किन से बताते हैं? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, और ये दोनों आवेश 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से रखे हैं। कहां पर? तो इन दोनों आवेशों के बीच में अभी जो माध्यम है वो माध्यम है वायु। खुशी एक बार शिवा को मैसेज कर देना, अभी शिवा नहीं आई है। ये दोनों माध्यम कर दिया, ठीक ठीक, ओके। तो ये दोनों माध्यम है वायु। दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है वो क्या है? वायु। जैसे एग्जांपल हम मान लें कि दो आवेश हमारे वायुमंडल में कहीं भी रखे हों, मैदान में रखे हों किसी में, जैसे मान लो ये दो मार्कर हैं और इन दोनों पर आवेश है, ये रखे हैं दोनों, तो अभी इन दोनों के बीच में क्या है? वायु। ऐसे ये दोनों आवेशों के बीच में वायु है। और फिर हमने कल आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि यही दोनों आवेश है, सेम आवेश बदले नहीं है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी वही है, 1 मीटर। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी नहीं बदली है, लेकिन ये दोनों आवेश अब दूसरी जगह रख दिए गए हैं। वहां पर इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम है निर्वात। क्या माध्यम है इन दोनों आवेशों के बीच का? निर्वात। निर्वात जानते हैं? कल किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था निर्वात के बारे में। तो निर्वात का मतलब होता है बेटा जहां पर वायु ना हो। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो अपना। निर्वात का मतलब होता है, कैसा? माइक ऑफ कर लो। निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु ना हो। जैसे कि आप देखेंगे, हम दोनों आवेशों को ले जाएं अंतरिक्ष में, तो वहां पर क्या है? वहां वायु नहीं है, तो क्या होगा? निर्वात। निर्वात वायु का विलोम होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अब इन दोनों आवेशों के बीच में निर्वात, और फिर इन्हीं दोनों आवेशों को हम यहाँ से ले गए। अब फिर से मूड बदल गया, आवेश वही है दोनों, और अभी भी दोनों आवेश उतनी दूरी पर रखे गए हैं, 1 मीटर की दूरी पर। और अब दोनों आवेशों को हम ले गए पानी के अंदर, और दोनों आवेशों के बीच में अब जो माध्यम है वो क्या है? पानी। जैसे किसी तालाब के अंदर ले जाओ आप दोनों आवेशों को, समुद्र के अंदर ले जाओ, तो अब दोनों आवेशों को हम ले गए पानी के अंदर। ये 3 अलग अलग कंडीशन कल हमने आपको बताई थी, और इसमें पूछा ये गया था कि आप सब बच्चे जानते हैं कि ये दोनों आवेश प्लस प्लस हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, सबको पता है। ये दोनों आवेश वही है, सेम प्लस प्लस, उतनी दूरी पर रखे हैं, इनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। और ये भी प्लस प्लस है, सजातीय आवेश है, इनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। हर एक जगह पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उस प्रतिकर्षण बल का मान अलग अलग होगा। यहाँ पर बल कुछ कम या ज्यादा लग रहा होगा, यहाँ पर कुछ अलग लग रहा होगा, यहाँ पर कुछ अलग लग रहा होगा। ऐसा क्यों? आवेश तो वही है दोनों की दोनों, दूरी भी उतनी ही है, सबकी 1 मीटर दूरी पर रखे हैं, वही आवेश हैं, तो बल अलग अलग क्यों लग रहा है? तो बल अलग अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आवेश अलग अलग पोजीशन में अलग अलग माध्यमों में रखे हुए हैं। ये आवेश रखा है वायु में, यहाँ पर ही रख दिए गए हैं निर्वात में, यहाँ पर ही रख दिए गए हैं पानी में, अलग अलग माध्यमों में रखे हैं। तो माध्यम का प्रभाव इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल पर पड़ता है। इस बात को ध्यान से समझना। कोई दो आवेशों के बीच में जो माध्यम प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं है तो वायु है, यहाँ पानी है, कोई भी दो आवेशों के बीच में जो माध्यम प्रेजेंट है, उस माध्यम का प्रभाव दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल पर पड़ता है। और वो प्रभाव इस तरह का होता है कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों तरह का लग सकता है बल। वो माध्यम पर डिपेंड करता है। जैसे हम आपको बता दें
कि वायु या निर्वात लगभग एक ही बात होती है, दोनों में एक जैसा व्यवहार होता है, दोनों का मान एक जैसा होता है, बल एक जैसा लगता है। वायु या निर्वात में दोनों आवेशों के बीच में ये अगर वायु या निर्वात भरा है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल सबसे कम लगाएंगे। बात को समझना। और यदि इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में पानी भर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये दोनों आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगाएंगे, किसकी तुलना में? वायु या निर्वात की तुलना में लगाएंगे ज्यादा, स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वहां पानी है। एग्जाम्पल बताते हैं। ये क्या है? ये करंट है। आवेश क्या है? करंट। और आप जानते हैं हवा में किसी को करंट आता है? नहीं आता है। बहुत ज्यादा हाई टेंशन लाइन हो तो हवा में करंट आ सकता है। देखा होगा, हमने बार बार एग्जांपल बताते रहते हैं, कल फिर बताएंगे उसका, कि ये करंट का तार है। कोई व्यक्ति अपनी उंगली इतनी दूर कर ले तो उसे करंट लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी लाइन हो, 11 kV की लाइन हो, 33 kV की लाइन हो, और इसके पास अपनी उंगली ले जाए तो दूर से करंट उसे, थोड़ी सी दूर से भी करंट उसे खींच लेगा, लग जाएगा, जब ये ज्यादा पावरफुल वाली लाइन होता। तो ऐसी स्थिति में तो हवा में करंट लगता है ना। तो वैसे हवा में करंट बहुत कम फैलता है। इसके बारे में कल अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कल के टॉपिक में, कब फैलता है कब नहीं फैलता है। तो हवा में या निर्वात में तो करंट फैलता नहीं, बहुत कम फैलता है, कम लगता है। लेकिन पानी में करंट जल्दी लग जाता है। सबको पता है कि नहीं? पानी में करंट क्या लग जाता है? जल्दी लग जाता है। जब पानी में जल्दी करंट लग जाता है तो इसका मतलब पानी में के बीच में लगने वाला बल ज्यादा होगा। वायु या निर्वात में करंट आप जानते हैं लगता ही नहीं है, या बहुत कम लगता है। बहुत ज्यादा पावरफुल करंट होगा तो ही लगता है। इसलिए वायु या निर्वात में दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल सबसे कम होगा। अगर और अच्छी बात की जाए तो मान लो कि दोनों आवेशों के बीच में कोई धातु भर दे, तो अभी दूरी उतनी है, दूरी हमने चेंज नहीं की, 1 मीटर ही है। लेकिन अब दोनों आवेशों के बीच में जो गैप है, जिस गैप में हम वायु भर रहे थे, निर्वात भर रहे थे, पानी भर रहे थे, अगर उसकी जगह कोई धातु भर दे, तो धातु जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, कुछ भी भर दे, कोई धातु अगर अपन भर दें, चलो लोहा भर दिया, कोई भी धातु भर दे, तो क्या होगा दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल पर? तो आप देखेंगे ऐसी स्थिति में दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल, जो प्रतिकर्षण बल होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं धातुओं में करंट सबसे ज्यादा आता है, सबसे जल्दी आता है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। तो आप समझ गए? क्या समझा इसमें हमने? इसमें हमने सीखा कि दो आवेश कहीं पर रखे हो एक निश्चित दूरी पर, जैसे कि 1 मीटर इनकी निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी पर रखे हो। अब इन दोनों आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो बल डिपेंड करेगा कि इन दोनों आवेशों के बीच में माध्यम कैसा है। जैसा माध्यम होगा उस हिसाब से बल लगेगा, यानी माध्यम के अनुसार बल लगता है। जैसे वायु या निर्वात में सबसे कम लगता है और पानी में सबसे ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों? ये भी हमने आपको बता दिया कि वायु या निर्वात में करंट कम आता है तो बल कम लगता है, क्योंकि आवेश करंट ही तो है, और पानी में करंट ज्यादा आता है तो पानी में बल ज्यादा लगता है। तो अलग अलग माध्यमों में इन दो आवेशों के बीच में जो बल अलग अलग लग रहा है, आवेश वही है, दोनों आवेश वही है, आवेश नहीं बदले हैं, आवेशों के बीच की दूरी वही है, लेकिन फिर भी इन आवेशों के बीच में अलग अलग बल लग रहा है, क्योंकि माध्यम बदल दिए हमने इसलिए। तो जो अलग अलग बल लगता है, उस अलग अलग बल को हम क्या कहते हैं? उस अलग अलग बल को हम कहते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। समझ गए? क्या आया समझ में? कि किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच में जितना बल लगता है उस माध्यम की वजह से, क्योंकि माध्यम बल में इंटरफेयर करता है, जितना बल लगता है उस बल को उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। वायु या निर्वात में इन आवेशों के बीच में बल कम लग रहा है, मतलब कि वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कम होगी। वही दोनों की दोनों आवेश उतनी ही दूरी पर हमने ले जाके पानी के अंदर
अब इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब कि पानी की निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्यादा होगी। तो किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच में जितना बल लगता है उस बल को उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। सबको ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई तो फिर क्वेश्चन लिखो सब बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन लिखना, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? सब बच्चे क्वेश्चन लिखना, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? परिभाषा वही बनेगी, वैसी ही बनेगी जो हमने आपको समझाई है। किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच में जितना बल लगता है उस बल को उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। यहाँ दो आवेशों के बीच में बल कम लग रहा है वायु या निर्वात में, तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कम है। यहाँ पर बल ज्यादा लग रहा है दोनों आवेशों के बीच में पानी में, तो यहाँ की पानी की निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्यादा है, स्वाभाविक है। तो परिभाषा लिखो, किसी माध्यम में एक निश्चित दूरी पर रखे, किसी माध्यम में एक निश्चित दूरी पर रखे, किसी माध्यम में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच, किसी माध्यम में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। लगने वाले बल को उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। किसी माध्यम में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। लिख लिया सब बच्चों ने क्वेश्चन? बहुत सिंपल है और सबके शायद दिमाग में भी बैठ गया होगा कि किसी माध्यम में जब कोई दो आवेश रखे होते हैं तो उस माध्यम के अनुसार उन आवेशों के बीच में जितना बल लगता है उस बल को उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो लिखो नीचे की लाइन से। अच्छा, आवाज कट रही है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है यार। एक सेकंड रुकना बेटा। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक से हमारे ज्यादा परेशान है हम तो अपने। हेलो, हाँ क्या हो गया त्रिपाठी जी? अब सही आ गई है। अरे बस ये चेंज करना है, ये इसको माइक को, और कुछ नहीं है। एक दो दिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा, उसके बाद तो ये चेंज हो ही जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी सही आ रही है? अगर नहीं है तो आप लोग तुरंत बता देना। होता क्या है कि हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू बेटा। और मालूम चला कि बीच में आवाज कट गई ज्यादा। क्या हो गया त्रिपाठी जी? अच्छा, डेफिनेशन बोलना है, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो बेटा, अगर किसी की डेफिनेशन कहीं बीच में मिस हो गई है तो, है ना। क्वेश्चन था माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? इसका आंसर है किसी माध्यम में एक निश्चित दूरी पर रखे, किसी माध्यम में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं।
उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। लिख लिया? सब लोग बोर्ड पे देखें, आगे लिखें इसी में आगे। इसे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी एप्सिलॉन से, बोर्ड पे बना हुआ है एप्सिलॉन। जब बेसिक क्लास हमने आप लोगों की स्टार्टिंग में चल रही थी तब आपको कुछ सिंबल सिखाए थे, उनमें ये वाला सिंबल भी हमने सिखाया था। इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। सब बच्चे लिख लें, और अगर किसी बच्चे को इसके नाम जैसे भूल जाते हैं ना तो आप लोग ब्रैकेट में लिख लें, इसका नाम है एप्सिलॉन। अभी बार बार आएगा तो याद हो जाएगा, वो तो पूरे चैप्टर में कई बार आना है। अभी इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, किसको? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता को। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसका एसआई मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसको सब बच्चे हाईलाइट कर ले, भले ही परिभाषा को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में नहीं पूछी जाएगी शायद, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा। एसआई मात्रा, इसका एसआई मात्रा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये जरूर पता होना चाहिए। कंप्लीट। अब आप लोगों ने देखा कि हर माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता अलग अलग होती है। हम दो आवेशों को उतनी दूरी पर अगर अलग अलग माध्यमों में रख के देखें तो सभी माध्यमों में उन आवेशों के बीच में बल जो लगता है उस बल का मान अलग अलग होता है। मतलब कि हर माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता अलग अलग होती है। पानी की अलग, वायु या निर्वात की अलग, लोहे की अलग, सब चीज की अलग अलग होती है। और हमें सब चीज के बारे में तो इतना नहीं पढ़ना है, हमें सबसे ज्यादा हमारे सिलेबस में अब जो रोज आने वाला शब्द है वो पढ़ना है, और वो है कौन सी वाली विद्युतशीलता? वायु या निर्वात। वायु या फिर निर्वात, हमने बोला दोनों एक ही कॉमन चीजें रहती हैं, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। हम सबकी निरपेक्ष विद्युतशीलता को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता को एक बार स्पेशली अलग से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बार बार आने वाली है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। दूसरी बात, यही क्यों आने वाली है सिलेबस में बार बार? क्योंकि आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में आसपास कम से कम वायु तो रहती है, कुछ रहे ना रहे, या वायुमंडल से बाहर चले जाओ तो निर्वात मिलेगा। निर्वात मतलब जहां पर वायु नहीं है, वायु अनुपस्थित है, वायु का विलोम होता है निर्वात। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारे आसपास सबसे ज्यादा वायु ही रहती है, इसलिए वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्यादा हमारे चैप्टर में उपयोग होने वाली है, यही होगी। पानी वानी की बाद बाकी किसी चीज की उपयोग नहीं होने वाली है, पूरे सिलेबस में नहीं है। तो एक बार हम वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता को और सीख लें। वैसे होती तो वो ऐसी ही है जैसा आपने ये पढ़ा है, बिल्कुल वैसी ही है ना। तो एक बार क्वेश्चन लिख लें सब बच्चे, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? बस ये आपको कम से कम पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन एक बार को नहीं याद हो तो चल जाएगा। बस तो मैं इतना यहाँ समझाने वाले हैं कि याद हो ही जाएगी डेफिनेशन, ना भी हो तो ये तो पता रहे कि ये होता क्या है ना। क्योंकि वो शब्द बार बार आएगा तो दिमाग में बार बार जाएगा तो लगेगा तो कि आखिर ये चीज होती क्या है ना। तो क्वेश्चन है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हमने आपको लिखवाया है। इससे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता के बारे में क्या बताया था हमने कि कोई भी दो आवेशों के बीच में कोई भी माध्यम उपस्थित हो, चाहे वायु हो, चाहे निर्वात हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई और माध्यम हो,
कोई भी दो आवेशों के बीच में कोई भी माध्यम उपस्थित हो तो उस माध्यम की उपस्थिति के कारण इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो भी लग रहा है, जितना बल लगता है, उस बल को हम उस माध्यम की निरपेक्ष बद्धशीलता कहते हैं और इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है। ये हम सीख चुके हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष बद्धशीलता किसे कहते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें माध्यम शब्द लिखा है और इसमें क्या लिखा है, वायु या निर्वात शब्द लिखा है। केवल इतना ही तो अंतर है। तो परिभाषा भी ऐसी ही बन जाएगी। जब इतना ही अंतर है तो फिर आंसर में भी हम इतना ही अंतर कर लेंगे। कैसे? आप देखेंगे कि वायु या निर्वात में, अब माध्यम फिक्स हो गया ना क्वेश्चन के अनुसार, वायु या निर्वात का ही जवाब देना है अपन को। तो आंसर क्या बन जाएगा, वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच में जितना बल लगता है उसे वायु या निर्वात की निरपेक्ष बद्धशीलता कहते हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा ही आंसर, जैसे माध्यम की निरपेक्ष बद्ध। अरे फिर से आवाज सही नहीं आ रही यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक सेकंड रुको, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है भैया, आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें तो ये माइक जल्दी से बदल जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि कल ही ये माइक बदल जाए और उसके लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। पहले ही हम बोल चुके हैं, जल्द सबसे पहले हमें माइक चेंज करना है ना। देखो इधर, तो अब आप देखेंगे हम ये बोल रहे थे कि जिस तरह से माध्यम की निरपेक्ष बद्धशीलता की परिभाषा है, सेम टू सेम वायु या निर्वात की निरपेक्ष बद्धशीलता की परिभाषा बन जाएगी। जैसे क्वेश्चन में माध्यम की जगह वायु या निर्वात शब्द आया है, वैसे भी आंसर में भी केवल हमें माध्यम की जगह वायु या निर्वात शब्द लिखना है ना। तो लिखें जरा सब बच्चे आंसर। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे, वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच, वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले बल को वायु या निर्वात की, लगने वाले बल को वायु या निर्वात की निरपेक्ष बद्धशीलता कहते हैं। वायु या निर्वात की निरपेक्ष बद्धशीलता कहते हैं। देख लिया? वायु, हाँ हाँ बोल रहे हैं बेटा। वायु या निर्वात में रखे, वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले बल को वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की निरपेक्ष बद्धशीलता कहते हैं। वायु या निर्वात की निरपेक्ष बद्धशीलता कहते हैं। इसे, इसे क्यों भैया दो बार बोला है अभी, मतलब दो बार में नहीं लिख पाया है क्या? हाँ, तो माध्यम का परावैद्युतांक से कहते हैं, हम बता रहे हैं कि एक फॉर्मूला होता है माध्यम का परावैद्युतांक, और ये फॉर्मूला क्या करता है, इस फॉर्मूले से हम, बिल्कुल भी नहीं आ रही है? अरे बेटा क्या है कि अब सही आ रही है?
आप लोग बस वीडियो ऑन करके हाथ हिला दिया करो, क्योंकि आप माइक ऑन करके बोलते हैं तो टाइम बर्बाद हो जाता है ना, इसलिए। ठीक है, देखो तो आप देखेंगे यहाँ माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हमने बोला कि एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं कि कोई भी दो माध्यमों की जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है उसकी तुलना करते हैं, किसके साथ, वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता के साथ। किसी भी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता की तुलना हम वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता के साथ करते हैं, किसके द्वारा, इस माध्यम के परावैद्युतांक फॉर्मूले के द्वारा। और फिर उस तुलना करने के बाद ये पता चलता है कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। समझ गए बात को? देखो फॉर्मूला आपके सामने लिखते हैं तो आप समझ जाओगे, है ना। कैसे, माध्यम का परावैद्युतांक का फॉर्मूला होता है, माध्यम का परावैद्युतांक इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, किसी माध्यम का मतलब जिस माध्यम का परावैद्युतांक आप निकालना चाहते हैं उस माध्यम की, है ना। किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता अपॉन वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, अपॉन वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। कैसे, आप देखें हमने क्या बोला था, माध्यम का परावैद्युतांक केवल एक फॉर्मूला है, केवल एक सूत्र है। इस फॉर्मूले से हम किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता की तुलना वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता के साथ करते हैं, और तुलना करने के बाद ये पता करते हैं कि ये वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता से कितना कम या ज्यादा है। लेकिन वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता के साथ भी किसी माध्यम की तुलना क्यों की जाती है, क्योंकि वायु या निर्वात की निरपेक्ष, लेकिन इसकी तुलना वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता के साथ ही क्यों की जा रही है, किसी और के साथ क्यों नहीं, वायु या निर्वात वाले माध्यम ही क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि वायु या निर्वात एक कॉमन माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, कॉमन, जो ज्यादा यूज होता है और सब जगह रहता है। इसलिए किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता की तुलना जो वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता के साथ की जाती है तो उसे हम बोलते हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक। एक एग्जांपल से और समझिए, मान लो आपको पानी का परावैद्युतांक निकालना है। किसका निकालना है, पानी का। आपने पानी ले लिया माध्यम के तौर पर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, पानी का परावैद्युतांक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे सब बच्चे, पानी का परावैद्युतांक। ठीक है, पानी का परावैद्युतांक आप निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। अब किसी माध्यम शब्द की जगह पर कौन सा शब्द आ जाएगा, पानी। क्यों, क्योंकि अब तो माध्यम फिक्स हो गया ना कि हमें पानी का निकालना है। पानी की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, पानी की निरपेक्ष वैद्युतशीलता अपॉन वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, अपॉन वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो आप देखेंगे कि अगर हमें पानी का परावैद्युतांक निकालना है तो पानी की निरपेक्ष वैद्युतशीलता की तुलना वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता के साथ कर दो, पानी का परावैद्युतांक आ जाएगा। मतलब कि पानी की निरपेक्ष वैद्युतशीलता में वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता का भाग दे दो, जिससे हमें यह पता चल जाएगा
कि पानी की निरपेक्ष वैद्युतशीलता वायु या निर्वात से कितना कम या फिर कितना ज्यादा है। समझ गए बात को? और जितना कम या ज्यादा होगी वही पानी का परावैद्युतांक होगा। जैसे मान लो पानी की सपोज दैट 6 है और वायु का एक एग्जांपल मान लो 2 है, 2 का भाग 6 में देंगे, कितना आंसर आएगा? 3। यानी कि पानी की 3 गुना ज्यादा है, तो पानी का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा? 3। समझ गए? ये होता है परावैद्युतांक। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तो इसकी परिभाषा केवल इसके फॉर्मूले के आधार पर बनेगी। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो वो परिभाषा बिना देखे लिख सकता है, बिना रिवीजन किए, और किसी को परिभाषा याद है तो वो फॉर्मूला बिना रिवीजन किए लिख सकता है। कैसे, क्या परिभाषा बनेगी? देखो, सबसे पहले आप लोग एक अपना बेसिक पॉइंट क्लियर कर ले, 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये अपॉन की लाइन को क्या बोलते हैं? बटे वाली लाइन को रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। कैसे? कहीं लिखा है 2/3, इसका मतलब क्या होता है? 2:3। ये तो सब बच्चों को पता है ना। बस अब आपकी परिभाषा बनेगी। कैसे? क्वेश्चन आया माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं? परिभाषा कैसे बनेगी? किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता के अनुपात को, अनुपात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपॉन में है, बटे की लाइन, और बटे की लाइन को क्या बोलते हैं? अनुपात। के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। बन गई कि नहीं बन गई परिभाषा? किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। लिखो जल्दी से सब बच्चे परिभाषा, सब लोग लिखना बेटा। किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, सब बच्चे इसके आंसर में लिखना परिभाषा। किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। लिख ली सब बच्चों ने परिभाषा की नहीं? एक बार और रिपीट कर देते हैं। किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, बटे की लाइन को क्या बोलते हैं? अनुपात। के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब आप लोग सीख गए परिभाषा बनाना कि नहीं? अब आप लोग इस फॉर्मूले को नोट करें आंसर में फटाफट। माध्यम का परावैद्युतांक इज इक्वल टू किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता अपॉन वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। जल्दी से सब बच्चे इस फॉर्मूले को नोट करें। पानी के लिए हकीकत में रियल, हाँ, पानी के लिए रियल में उसकी वैल्यू होती है 18.4। कैसे निकालते हैं ये भी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तब उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि नहीं त्रिपाठी जी? अब देखो, ये तो इसका इतना बड़ा फॉर्मूला हो गया। अब मान लो हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्मूला लिखना हो। कौन सा फॉर्मूला लिखना हो? अरे वाह मोहित तिवारी जी अब आ रहे हैं, कहाँ चले गए थे? खाना पीना खाने। अब हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा? माध्यम के परावैद्युतांक को के से प्रदर्शित करते हैं, ये लिखें। ठीक है, इसके बाद किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? बताओ, कौन बच्चा बताएगा? किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन। वेरी गुड, सही जवाब है, वेरी गुड वेरी गुड। और वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से। तो इसका शॉर्ट और सिंबॉलिक फॉर्मूला क्या बन के रेडी हो जाएगा? के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर उससे पहले आप लोग फॉर्मूले के बाद एक चीज लिख लेना जो अपन लिख नहीं पाए थे।
इसे के से प्रदर्शित करते हैं, ये जरूर लिख लेना, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा के साथ ही लिख लेना चाहिए था वैसे अपन को, लेकिन वो आवाज के चक्कर में हमारा माइंड डिस्टर्ब हुआ ना, तो ये चीज मिस हो गई बीच में। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, और फिर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जल्दी लिखना बेटा, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख लिया? ओके। अब इसके आगे की बात, कोई बच्चा ये बता सकता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा? अक्सर पूछ लिया जाता है इसका एसआई मात्रक, खास करके हम तो अपने टेस्ट पेपर में पूछते ही हैं एसआई मात्रक इसका। कोई बच्चा बता सकता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा? बताओ। कोई नहीं बता रहा है? इसका एसआई मात्रक कुछ होगा ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप इसके फॉर्मूले को देखो ध्यान से, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसका फॉर्मूला? के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में एप्सिलॉन का एसआई मात्रक बताया था। क्या बताया था? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर लिखवाया है पिछले क्वेश्चन में। और एप्सिलॉन नॉट का भी एसआई मात्रक बताया था, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दोनों का एसआई मात्रक एक ही होता है, एप्सिलॉन का और एप्सिलॉन नॉट का। क्यों? क्योंकि दोनों है तो एक ही चीज, निरपेक्ष बद्धशीलता। बस ये अलग अलग माध्यमों के लिए होती है, इसलिए इनके सिंबल अलग अलग हैं, मान अलग अलग हैं, मात्रक तो वही आएगा साथ में। अब आप देखेंगे मात्रक जब समान है तो ये कट जाएगा, कट जाएगा तो बता कोई मात्रक बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए के का कोई एसआई मात्रक नहीं होता। के मतलब कि माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम के परावैद्युतांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता। लिखो नीचे की लाइन से, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता। इसका इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता। देख लिया? अब बताओ, अगर एसआई मात्रक नहीं होता ये तो ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? इसका विमीय सूत्र क्या होगा? माध्यम के परावैद्युतांक का विमीय सूत्र क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, सिकरवार जी ने सही बताया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका कोई विमीय सूत्र होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा विमीय सूत्र? क्योंकि जब एसआई मात्रक नहीं होता तो विमीय सूत्र कहां से होगा भैया? विमीय सूत्र एसआई मात्रक से ही बनता है। और त्रिपाठी जी ने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। M0 L0 T0, इसका मतलब सब कुछ जीरो ही तो है, कोई है ही नहीं है। लिखो नीचे की लाइन से, इसका लिखो, यह एक विमाहीन राशि है। विमाहीन मतलब विमीय सूत्र नहीं होता। यह एक विमाहीन राशि है, यह एक विमाहीन राशि है। विमाहीन का मतलब समझते हैं ना, जिसका विमीय सूत्र नहीं होता, जिसके पास विमान नहीं है, विमाहीन राशि है। अब एक अगला क्वेश्चन, वो आप लोगों की इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो जवाब दे पाएगा। अगर मान लो आपको पूछा जाए कि वायु या निर्वात का परावैद्युतांक कितना होगा, बताओ। वायु या निर्वात का परावैद्युतांक कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा? बिल्कुल सिंपल जवाब है एकदम, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक शून्य नहीं होगा बेटा। और कोई बच्चा बताओ, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक का मान? हाँ, नहीं नहीं, वो तो बेटा उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता है ना, अभी हमने लिखवाई थी, वो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, हम परावैद्युतांक पूछ रहे हैं। देखो क्या होगा? हाँ हाँ ठीक बताया, फॉर्मूला बता दिया। इधर देखो क्या होगा, सब बच्चे ध्यान से देखें।
हमें वायु या निर्वात का परावैद्युतांक निकालना है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। सब बच्चे ध्यान से देखना, वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता लिखा जाएगा। ऊपर उसी माध्यम को लिखा जाता है जिस माध्यम का परावैद्युतांक आपको निकालना है। आप वायु या निर्वात का परावैद्युतांक निकालना चाह रहे हैं तो ऊपर वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता लिखेंगे, और नीचे का तो फिक्स है, नीचे वायु या निर्वात रह नहीं है, तो नीचे तो आना ही आना है वायु या निर्वात को। वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, सही है। अब आप देखेंगे कि वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होती है, अभी बताया था 8.85 10⁻⁻12, और नीचे वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, वही होगी 8.85 10⁻⁻12। अभी लिखवाई थी ना ये वैल्यू, दोनों जगह एक ही तो होंगी ऊपर नीचे, और सेम होंगी तो कट जाएंगी। क्या आएगा, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक क्या आएगा, 1। कितना आएगा, 1। जल्दी से लिखना बेटा, आंसर में नीचे लिखना, इसी आंसर में आगे वायु या निर्वात का परावैद्युतांक, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। बस आपको तो वैसे ही लिखना है, अब ये तो हमने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया था। अरे वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। अब सही आ रही है क्या बेटा आवाज, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। हाँ जल्दी लिख लें, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। अनंत मतलब इनफाइनाइट, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, ये बना हुआ है अनंत, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, आंसर आपका कंप्लीट हो गया। वायु या निर्वात का 1 होता है ये तो ठीक है, लेकिन धातुओं का परावैद्युतांक अनंत क्यों होता है, क्योंकि धातुओं में आवेशों पर सबसे ज्यादा बल लगता है, इसलिए धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बेटा अब कल 8 बजे पूछना है, क्योंकि आज आप बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, आप लोगों की बाद बाकी क्लासें होंगी इसलिए, तो कल आराम से पूछ लेना, आपको पूछने का मौका मिलेगा। और अगर आज कोई दिक्कत रही हो तो आज हम नोट्स आपको सेंड कर देंगे, तो आप लोग वहां से मैच कर लेना अगर कुछ रह गया हो आप लोगों का लिखने में, तो है ना। आज के लिए इतना काफी।